सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं पूजा शर्मा जेसीडी टाइम से आपके साथ। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री मानक चंद जैन जी, वो जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं और जिन्हें जिला उपायुक्त से सम्मानित किया गया है। समाज सेवा हेतु 2 बार जिला उपायुक्त से सर आपको सम्मानित किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको और बहुत स्वागत है आज आपका हमारे जेसीडी टाइम्स में। तो सर, आपने स्वास्थ्य संबंधी विशाल कैंप लगाए, बहुत सारी और समाज सेवाएं की, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य प्रकाशन आपने जो किया है, तो इससे संबंधित जो भी कार्य आपने किए, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को उससे रिव्यू कराइए। सबसे पहले मुझे यहाँ इनवाइट करने पे मैं जेसीडी प्रांगण में स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे आपने समय दिया। जहाँ तक बात समाज सेवा की है, वैसे तो इस समाज सेवा में अनेक क्षेत्र हैं, अनेक क्षेत्रों में हम समाज सेवा कर सकते हैं, किंतु मेरा पहले से ही, आज से 30 साल पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी ही जो सेवा है उस पे रुझान रहा है और उसी के दृष्टिगत, उसी के अंतर्गत मैंने कम से कम भी 9 या 10 कैंप, मेगा कैंप जिसको हम कह सकते हैं, एस्कॉर्ट की पूरी डॉक्टरों की टीम और टेक्नीशियन और जो भी बड़े से बड़ा टेस्ट वो लोगों के फ्री करवाए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि मैंने 2004 में एक सहयोग संस्था बनाई और उसके हम 15-20 मेंबर थे। ललित जैन हैं, वे अन्य कई जो मेंबर, ललित जैन वो प्रधान थे, मैं प्रधान रहा और अब तक भी वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो उनको साथ लेकर मैंने बहुत से मेगा कैंप लगाए। मेगा कैंप में आप देख सकते हैं कि ये विस्तार से इसमें डिटेल भी है कि किस किस सन में हमने मेगा कैंप लगाकर कितने रोगियों को लाभ पहुंचाया। जैसे कि आपने सवाल किया कि हर एक व्यक्ति बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो हमारा मकसद यही था कि जो व्यक्ति अपना इलाज बड़े हॉस्पिटलों में कराने में सक्षम नहीं है, उसके लिए हम सरसा में ही व्यवस्था करें और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से उनको फ्री में परामर्श मिले और वो इस चीज़ का इलाज है ढूंढ सकें। तो हमने 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 जब यहाँ पे सरसा में बी उमा शंकर जी जिला उपायुक्त थे, तब उस समय के दौरान हमने लगातार कैंप लगाए, जिसके अंदर मुख्यतः हृदय रोग पे और कैंसर पे ही हमारा ज़्यादा जो है फोकस थे और हमने लोगों को, हजारों रोगियों को इससे लाभान्वित किया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी की अच्छी उपलब्धि थी। जहाँ तक बात आपने कही कि स्वास्थ्य संबंधी और भी, तो कैंप के अलावा मैंने कई ऐसे काम किए, जैसे कि एक ये आप देख रहे हो पॉकेट बुक की शक्ल में है और ये 10,000 बुक्स मैंने अपनी पॉकेट से खर्चा लगाकर प्रश्नोत्तर शैली में गांवों में वितरित की। इसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि मैंने अभी कैंपों का उद्देश्य बताया, इसका भी कुछ उद्देश्य था। ये मेरे दिमाग में क्यों आई? जबकि मेरा बिजनेस करोड़ों में मोटर पार्ट्स में है, लोग हैरान होते हैं कि आपने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तर की बुक कैसे रचना की। ये मैंने क्यों की, इसका आप थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, जो डॉक्टर है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी है, वो पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मधुमेह का पेशेंट है और पेशेंट वो ये पूछे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं क्या खा सकता हूँ और क्या नहीं खा सकता, तो आपने ये देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी आप अगर जाएं तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको ये भी बता सके कि क्या खाए नहीं खाए। वो क्या करेंगे, एक डाइटिशियन को रेफर कर देंगे
भाई आप उनसे डिस्कस करें, ये फीस भरें 1200-1000 रुपये और उनसे वो पता करें, वो आपको बताएंगे। तो ये तो बड़े हॉस्पिटलों का है। मैंने यहाँ पे भी देखा जो लोकल सरसा इंसार है उनके पास भी टाइम नहीं है। वो चाहते हैं कि इतने समय में तो हम 2 पेशेंट देख लेंगे, इसको खाना वाना होता है। तो मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन पुट किए यहाँ के अच्छे डॉक्टरों से, उनसे मैंने क्वेश्चन पुट करके इंग्लिश में उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया, हिंदी में मैंने अनुवाद किया उसका, और एक बुक की शक्ल में ये मैंने फिर वो बना दी। जैसे कि आप अस्थमा देख रहे हैं, इसी तरह से हृदय रोग और बच्चों के रोग और मधुमेह पे मैंने किताबें 10,000 के करीब गाँवों में वितरित की। ये भी मेरी अच्छी एक ज़िंदगी उपलब्धि रही। जी सर, तो मैं कहना चाहूँगी सच में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए बीमारियों को लेकर, और सभी समाज के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उन सब की सेवा की आपने। और जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने कुछ गरीब लड़कियों की शादियाँ भी करवाई हैं। और आपकी अगर मैं काव्य संग्रह की बात करूँ तो आपने बहुत ही सुंदर बुक जो लिखी है, ज़िंदगी का आईना, जिसके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया वक्त के गुलाम कविता ने, जिसके अंदर आपने लिखा है, सभी वक्त के गुलाम है दोस्तों, वक्त बुरा और साथ ना दे तो जिंदगी जीना लगता हराम दोस्तों। वक्त की बात है, सती अहिल्या बन गई पत्थर, कोई बना कंकर से शंकर, वक्त साथ दे व्यक्ति मिट्टी में सोना उगाता है। तो सर बहुत ही सुंदर कविता आपने लिखी है। तो इसके जी सर। हाँ, मैं इसके बारे में, आपने पढ़ ली, मेरे शब्द पढ़ लिए, मेरे भाव आपने जान लिए जी। इसको मैं समअप इसी बात में करना चाहूँगा कि कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, धन है, कार है, कोठी है, नौकर है, सारी सुविधाएं हैं मेरे पास। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए हमें ज़िंदगी में, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है जी, कि यदि वक्त आपका साथ दे तभी ही मिट्टी वो सोना बन सकती है, अदरवाइज वो सोना भी जो आपका मिट्टी बन सकता है। इसका भाव यही है। इसी भाव के अंतर्गत मैंने ये पंक्तियां लिखी। बहुत ही अच्छी पंक्तियां सर लिखी। अगर मैं आपके दूसरे काव्य संग्रह की बात करूं, शुरुआत तो करनी ही होगी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी जो कविताएं इसके अंदर आपने लिखी है, यह है जीवन एक दुर्गम डगर है। सच, बिल्कुल सत्य है ये बात कि यह जीवन एक दुर्गम डगर है। आज वही जिंदा है जो मौत का ना जिसे फिक्र है, जो श्वासों का करते सदुपयोग, रखते सकारात्मक विचार है, वो मर के भी रहते जिंदा, होता उनका अमर संसार है। बहुत ही सुंदर कविताएं सर आपने लिखी हैं। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा कोई विशेष तैयारी तो नहीं है इन सब का जवाब देने के लिए, और क्या मैंने लिखा है। कई बार क्या होता है, जो राइटर है वो लिख के भूल जाता है, उसको उस समय क्या प्लेटफॉर्म होता है और क्या वो बोलना चाहता है लिख देता है, वो जो भाव होते हैं। लेकिन इसका जो कविता क्या नाम बताया था आपने? ये रास्ता बड़ा दुर्गम है, ये जीवन बड़ा दुर्गम है। ये जीवन बड़ा दुर्गम, इस पे ये कविता जो रचना है मैंने क्यों लिखी, कैसे दिमाग में आई। कई बार एक छोटा सा भजन भी है, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा जी। तो कई बार मेरे दिमाग में ये भजन भी काफ़ी मैंने गाए हैं, और मेरे कम से कम मेरे कलेक्शन 50-60 भजनों की भी और 50-60 फिल्मी गीतों और गजलों की भी है। तो ये जब हम गाते थे तो मैं विचार करता था, ये बात सही है कि प्रैक्टिकली फिजिकली तो हम कुछ नहीं लेके आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो राइटर है, लेखक है, चिंतनशील है, विचारशील है, वो सोच उसकी थोड़ी सी भिन्न होगी। वो क्या, ऐसा बात नहीं है कि हम क्या लेके जाएंगे, हम बहुत कुछ लेके जाते हैं। जो कर्मों की गठरी है हमारी जी, वो हम साथ लेके जाते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। ये ठीक है, बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, नौकर चाकर गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन जो कर्मों की गठरी है, जो मैंने उपयोग की है, आपने की है, किसी ने भी की है, चाहे वो समाज सेवा की है, चाहे किसी को मतलब भला की है, या अच्छा बर्ताव की है, या अच्छा बोले हैं, या अच्छे गीत सुनाए हैं, तो उनकी जो सुगंधी है वो आपके जीवन पर्यंत भी और आफ्टर जीवन, आफ्टर लाइफ उसकी सुगंधी बिखरती जाएगी। जैसे कि बुद्धा की टीचिंग आज पता नहीं कितने 2500 वर्ष हो गए, आज भी उनकी टीचिंग पढ़ो तो हमें पता लगता है
कि उनकी टीचिंग क्या है, एक एक जो उनका उपदेश है वो हमारा जीवन का निर्माण करता है, उसमें निखार लाता है। बस इसी सोच के ही मैंने ये लिखा कि जीवन का दुर्गम डगर है, लेकिन इस डगर को समझे तो ये आसान भी है, ये पहेली भी है और सहेली भी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बस जिस तरह से आपने बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी हैं, इसी तरह से आपने बहुत ही सुंदर गज़लें भी सर गाई हैं। तो वो एक गज़ल मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दोस्तों एक अंतरा और, कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो सर वाह, आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया, बहुत ही सुर और लय ताल का ख्याल रखते हुए। मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। इतने सर अनुभवी हैं आप, गीत, गज़ल, काव्य संग्रह, समाज सेवा, सब कुछ करते हैं आप। तो मैं एक बार चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप प्यारा सा संदेश दें, जिससे वह भी कुछ सीख पाएँ और कुछ समझ पाएँ। बहुत ही अच्छा सर आपने अभी हमारे दर्शकों को गीत सुनाया। ये मैडम बहुत अच्छा आपने एक संबंधित स्टीक सा बहुत सुंदर खूबसूरत सवाल किया है कि हम JCD के कैंपस में भी बैठे हैं, उसके स्टूडियो में बैठे हैं और उम्र भी मेरी 72 है, 70 क्रॉस कर गया, तो अनुभव भी है ज़िंदगी के, पढ़े भी हैं, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा बच्चों से, स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से कि जब आप घर से चलते हैं, चाहे वो कितने लोकल है, चाहे बाहर से आ रहे हैं, किसी शहर से आ रहे हैं, तो जब हम चलते हैं तो हमारे पेरेंट्स कुछ एक
ड्रीम साथ लेकर आपको भेजते हैं। वो ड्रीम क्या है, वो एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कभी आपने जानने की कोशिश की? वो जरूर जाने, नहीं तो उनका दिल टूटेगा, हर्ट होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जब हम घर से चलते हैं तो उनके ड्रीम्स यही होते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा या कुछ भी बड़ा बनेगा, चाहे मुझे कितने ही दुख सहने पड़े। और माँ जो मदर है वो कई बार खाना बनाती है ना, तो ये भी सोचती है अरे मेरी बच्ची तो हॉस्टल में खाना खा रही है, उसको पता नहीं कैसा मिलता होगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी सोचती है कि देखिए वो सैक्रिफाइस कर रही है तो आज मेरी बेटी कुछ बनेगी। तो ये सोच के वो चुप। तो मेरे कहने का भाव सभी स्टूडेंट विद्यार्थियों से, बेटियों से वो यही है कि जब हम घर से निकलते हैं तो केवल ये मत समझे वही हमारे पे पैसा ही लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में उनकी बहुत सी ड्रीम्स हैं, एक्सपेक्टेशंस आपसे करती हैं, उन पे खरा उतरिए और अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। आप इधर उधर पार्कों में घूमना, मूवी देखना, बिग बॉस देखना, इधर जाना उधर जाना, ये इस पे फोकस ना होकर बल्कि अपने समय का सदुपयोग करें और जो पिता के या जो भी माता के जो ड्रीम है, एक्सपेक्टेशन है, उन पे पूरा खरा। बहुत ही सुंदर संदेश दिया आपने और बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से रूबरू कराया। और आई थिंक बच्चों को बहुत ही अच्छा ज्ञान आपकी बातों से मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ। और पूजा शर्मा जी, और आपने भी समय निकाला, इंटरव्यू मेरा लिया आपने, और इनका JCD जो इनके जो टीम है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने समाज सेवा की है लोगों को, उनसे भी प्रेरणा मिले। यही मेरा आज इंटरव्यू देने का मकसद है। धन्यवाद।